नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक की साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत खास मेहमान एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी, जो कल से अलग-अलग चैनलों पर बैठ के मुझे लग रहा है बहुत थक गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए भी समय निकाला। प्रदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मिलिंद जी। तो प्रदीप जी, आपके पोल का, एक्सिस माई इंडिया के पोल का बड़ा इंतज़ार रहता है क्योंकि एग्ज़ैक्ट पोल माना जाता है। तो दर्शकों को तो पता ही है कि आपने क्या कहा है, लेकिन अब लोगों का यही कयास लग रहा है कि भाई क्या एनडीए आराम से ये चुनाव जीत जाएगा जो आपका पोल कह रहा है, या ये जो आपका जो लोअर एंड, अगर लोग जो अपने-अपने मतलब का लोग चूँकि आंकड़ा पकड़ते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 118 जो आपने अधिकतम दिया है महागठबंधन के लिए और जो न्यूनतम दिया है आपने एनडीए के लिए 121, तो ये होने की संभावना है या एनडीए आराम से जो 140 प्लस चला जाएगा? मुझे ऐसा लगता है ये वाली जो संभावना है 5 से 10% की है। 90% की संभावना है कि एक ही सीट का फर्क है, क्योंकि 121 और 122 में तो सरकार बन जाती है। जी। तो 10/90 इसको ले सकते हैं। 5 से 10% की उम्मीद है कि ये भी हो सकता है, वरना उस 90% तो चांस है कि एनडीए आराम से सरकार बनाएगा। नहीं तो प्रदीप जी, ये जो पोल है इसमें जो 2 आंकड़ों की बात बहुत हो रही है। एक तो महिलाओं में 5% की बढ़त है और मुझे याद है कि पिछली बार आपसे जब हमने चुनाव से पहले बात की तब भी आपने मुझे ये चुनाव इसी तरह समझाया था कि 2 फैक्टर, एक महिलाओं का और एक युवाओं का। तो हम पहले जो है महिलाओं के फैक्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी चर्चा भी चुनाव में बहुत ज़्यादा हुई है महिला फैक्टर की। तो आपके मुताबिक ये 5% की लीड है, तो क्या ये पर्याप्त रहेगी? क्योंकि ओवरऑल जो वोट शेयर है उसमें सिर्फ 2% की आप लीड दे रहे हैं एनडीए को। नहीं, इसमें एक और चीज, डेमोग्राफी महिलाओं में 5 की लीड है एनडीए को, और पुरुषों में गठबंधन महागठबंधन को लीड है 1 पॉइंट की। जी। तो नेट नेट देखेंगे तो 4 पॉइंट का उस हिसाब से महिला पुरुष में हुआ, विच टर्न आउट टू बी 2% का गैप। ठीक है। जी। तो हुआ ये है कि महिलाओं की लीड की वजह से ही एनडीए की जो स्थिति है वो हम देख पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो सरकार बना लेंगे आराम से, जी। केवल महिलाओं की वजह से। ना, यदि केवल पुरुषों का चुनाव होता तो मुश्किल हो जाता एनडीए के लिए। जहां तक रह गई बात की गठबंधन के फिर इतने करीबी वोट कहाँ से आ रहे हैं, भले ही मेल में आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो इस बार है, वोटर टर्नआउट एक, और दूसरा है उम्र दराज के हिसाब से देखें आप लोगों का, जो कि ईसीआई के खुद के आंकड़े हैं, क्योंकि एसआईआर हुआ है तो अब सब उम्र उम्र का बिल्कुल फ्रेश डेटा अवेलेबल है। तो उसमें आप पाएंगे कि 18 उम्र, जो कि चुनाव की मिनिमम आयु है, वहां से लेके 39, 39, जी। पचास जी। परसेंट एग्जैक्ट 50%। जी। और जी। 39 में 40 प्लस जो है वो 50% है। अब इस 18 से 39, 39 का जो आंकड़ा है, उसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल आया, छुपा हुआ है। वो क्या है? जो 18 से 29 के देखें तो आप पाएंगे 24% लोग हैं जी। बिहार के, इस मतदाता की बात कर रहा हूं। और जो 30 से 39 पाएंगे वो 26 है। अच्छा, जी। में हमारे क्या हो रहा है, 18 से जो 29 का वर्ग है, उसके जी। बीच में महागठबंधन को बड़ी बढ़त हासिल है, यानी 44/37 की कह लीजिए, 44 पॉइंट गठबंधन को और जी। 37 एनडीए को। जी। थर्ट ये ये है 24%। जो 26% बहुत बड़ा वर्ग है, वो है केवल 30 से 39 की आयु के, उसमें जी। 1% बढ़त एनडीए को हासिल है, जी। 43/42 की। और इसके बाद सब में बड़ी बढ़त हासिल है, 40 ऑनवर्ड्स प्लस में हो गई। एनडीए को। तो इसके चलते ये बड़ा दिलचस्प हो गया। तो यदि के दूसरी बात है कि इस बार बिहार का चुनाव जो है, जनरली चुनाव जो बिहार के असेंबली इलेक्शन होते हैं, वो दशहरा और दिवाली के बीच में कंक्लूड हो जाते हैं। जी। इस बार हुआ है कि दिवाली और छठ पूजा के बाद चुनाव हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं, और इसी के चलते आप देख पा रहे हैं, देखिए 10% का जो उछाल हुआ है एब्सोल्यूट पॉइंट का टर्नआउट में,
पहले 57 थे, अब 67 हो गए, 66.9। जी 10% की बात कर लें तो 10% में करीब 6-6.25% जो है वो एसआईआर प्यूरिफिकेशन के तहत हुआ है, जिसमें 28 लाख लोग करीब परमानेंटली शिफ्ट हो गए बिहार से, और करीब 20 लाख लोगों की डेथ हो। वो 48 लाख अब वोटर जी लिस्ट में नहीं है, जो पहले थे वो थे ही नहीं एक्चुअली, तो टर्नआउट जी होता ही नहीं था उनका, जब होंगे ही नहीं तो कहाँ से टर्नआउट होगा। तो वो 6 पॉइंट होता है। लेकिन ये जो 4-10 का बढ़ा हुआ, तो ये 4 अब ऐसा मानना है हमारा कि वो जो है बड़ी संख्या में यूथ होंगे, यूथ का मतलब वही अप टू 39 ईयर ऑफ एज, जी वही लोग ज़्यादा करके बाहर होते हैं, और इसी उम्र के लोग आते हैं। जो इस उम्र के आगे चले जाते हैं तो एक वापस नेटिव प्लेस जाने की एक उम्र होती है ना, फिर वो ऐसा लगने जी लगता है तो अब तो हम यहीं के निवासी हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसके चलते ये जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, करीबी मामला, ये एक आकलन, और ये है क्योंकि इसका एक्चुअल वो तो मौजूद नहीं है आज की डेट में, कि ये जी जो 10% बढ़े हैं, उसमें जो खासकर 4 पॉइंट, ये कहाँ से आ रहा है? कौन है ये? हम्म, इसके चलते ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कौन हार रहा जीत रहा, वो तो सामने नज़र आ रहा है, एनडीए आसानी से सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन ये कहूँगा कि दिलचस्प। तो प्रदीप जी महिलाओं का रुझान एनडीए की तरफ है। जैसे आपने कहा कि अगर ये चुनाव पुरुषों का होता तो महागठबंधन जीत जाता। तो महिलाओं का रुझान क्या सिर्फ 10,000 रुपये की वजह से है और युवा क्या रोजगार की वजह से महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं? मतलब क्या कारण लगता है आपको? महिलाओं का ऐसा है, जहाँ तक महिलाओं की बात करें और एनडीए की बात करें, तो एनडीए में 2 बड़े घटक दल हैं, एक बीजेपी और दूसरा जनता दल। अब जनता दल का नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप हमेशा पाएँगे, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ न कुछ किया है, और ऐसा कहा जाता है कि जब बिहार में बहुत से लोग माइग्रेटेड होते हैं, तो महिलाओं का ख्याल नीतीश कुमार जी रखते हैं, सरकार रखती है, बोलने की बात है। जी दूसरी बात ये है कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए, पिछले 10 साल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की जो योजनाएँ रही हैं, उसका कोर बिंदु जिसको आप कहते हैं, वो महिलाएँ रही हैं। चाहे उज्ज्वला गैस की बात कर लें, चाहे आप अन्न अनाज योजना की बात कर लें, चाहे टॉयलेट की बात कर लें, चाहे यहाँ पे बिहार में से जो महिला हेल्प ग्रुप है सहेली, जो उसकी बात कर लें, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है जो कि पूरे देश में लगाया हुआ है, जिसको की बात कर लें, तो कहने का मतलब ये नीतीश मोदी का जो जुड़ाव है महिलाओं के साथ, वो कहीं किसी से कोई छुपा नहीं है। लेकिन जी उसके चलते 2 से 3 पॉइंट ज़्यादा वोट मिलते रहे हैं पुरुषों के मुकाबले एनडीए को, जहाँ भी बीजेपी हो। इस बार हुआ ये है, बिकॉज़ ये 10,000 रुपए भी मिल गए, बोलते हैं ना सोने में सुहागा, जी तो वो जो पॉइंट था, 3-4 पॉइंट आता था, वो आपको 5 का अंतर नज़र आ रहा। तो जी ये जो बड़ा फ़र्क है, और वो जब कंसोलिडेशन में तय होता है, तो आप देखिए कि दोनों के बीच में इसीलिए तो 2 ही पॉइंट का तो फ़र्क है हमारे पोल। जी तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये नीतीश मोदी कंबाइंड का असर है, जिसके चलते महिलाओं का जुड़ाव ज़बरदस्त तरीके से एनडीए के। नहीं तो फिर युवाओं का जैसे हमने पिछली बार जब आपसे बात की थी कि प्रशांत किशोर भी उस वोट के दावेदार थे। लेकिन प्रशांत किशोर को मात्र जो है 4% वोट मिल रहा है। तो युवाओं का वोट मोटे तौर पे महागठबंधन की तरफ जा रहा है या तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है। तो प्रशांत किशोर कहीं इसमें पीछे छूट गए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी के युग में, मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में सबको ये भाँप जाते हैं लोग कि कौन जीतने वाला है। इवन आप सामुदायिक हिसाब से भी देखें, सीमांचल की सीटों पे पिछले बार ओवैसी साहब ने अच्छा खासा डेंट किया था, 5 सीटें जीती भी थी। इस बार जो है वो आधा वोट नज़र आ रहा है, जितने वोट उनको मिले थे पिछली बार, उसके आधे मिलते नज़र आ रहे हैं, और सीटों के लिहाज से 0 से 2 नज़र आ रही है, जो कि पहले 5 जीत चुके थे। तो लोग आज की डेट में विनिंग कॉज़ जो सरकार बनाएगा, तभी तो कोई उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, जो उसका मूल उद्देश्य है वोट करने का, ताकि उनके जीवन में कुछ तो सुधार हो। तो उस हिसाब से प्रशांत किशोर का जो एक मोमेंटम बना था, 8 पॉइंट आ रहे थे 1 महीने पहले तक,
लेकिन जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, चुनाव डिक्लेयर हुआ, वो 8 से उठ के सीधा आधा 4 हो गया। अच्छा। इसके चलते आप देख पा रहे हैं कि बड़ा जुड़ाव खासकर युवाओं का वो यहाँ पर हुआ है महागठबंधन के पक्ष में। तो एक और जो चौंकाने वाला आंकड़ा इसमें दिख रहा है कि आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन रही है आपके हिसाब से, जेडीयू नंबर 2 पे पार्टी है और नंबर 3 पर जो है भारतीय जनता पार्टी। तो आरजेडी के नंबर 1 होने पर और बीजेपी के नंबर 3 होने पर बड़ा आश्चर्य जताया जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य है ही नहीं। उसको यार आप यदि ठीक से देखें कि इस जी। बार 143 सीट जो लड़ेगा गठबंधन में आरजेडी, तो नेचुरली उसकी सीटें उसी लिहाज से, जब 40 सीटें यानी 42 सीटें ज्यादा लड़ रहे हैं बीजेपी और जदयू के मुकाबले, दोनों ने 101 से 101 सीट पर चुनाव लड़ा है, और जबकि जदयू 143 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, तो नेचुरली जो 10-20 सीटों का फर्क देख रहे हैं आप दोनों के बीच में, 1 और 2, 3 के बीच में भी देख लीजिए, तो वो पाएंगे कि वो तो नेचुरल आना ही आना है। दूसरा सवाल है, आप जदयू और बीजेपी में, तो आप फर्क क्या है, दोनों ने 100-100, 100-100 सीट पे चुनाव लड़ा है, तो बीजेपी की हायर रेंज देखेंगे तो 56 है, जेडीयू की लोअर रेंज देखेंगे तो 56 है। तो जी। 2-3 सीट, 4 सीट का फ़र्क होगा, जो भी होगा, तो इसको उस लिहाज से देख पाना, वोट शेयर में दोनों के बराबर आ रहे हैं। जी, 18-18 तो परसेंट उस है। लिहाज से देखना उसको 2 और 3 पार्टी, वो उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। अपने को ओके। उस दृष्टिकोण से देखना है कि स्ट्राइक रेट किसका क्या आने की उम्मीद है और वोट शेयर किसको कितना मिले। जी। तो आखिर में प्रदीप जी एक और सवाल है जो आपका मैंने रीजन वाइज डेटा देखा है, तो उसमें मगध और पटना क्षेत्र है और एक भोजपुर क्षेत्र है, जहाँ पर एनडीए गेन कर रहा है। लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों में आपने जो डेटा दिया है, उसमें महागठबंधन गेन कर रहा है और पिछली बार जहाँ तक मेरी समझ है कि भोजपुर क्षेत्र में महागठबंधन को लीड थी। तो क्या वापस चुनाव इस बार भोजपुर क्षेत्र ही तय कर रहा है और मगध क्षेत्र ही तय कर रहा है? क्योंकि बाकी जगह महागठबंधन की लीड होने के बावजूद भी ओवरऑल लीड जो है ये 2 एरिया जो है वो एनडीए को आगे ले जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण लगता है? जी, बिल्कुल। तो ये 2 जो क्षेत्र है, आप पाएँगे कि खासकर मगध की पहले बात कर लेते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा 60 सीट है, और जो जी। सबसे छोटा रीजन है चंपारण, वहाँ 21 सीट है। तो उस दृष्टिकोण से आप 60 और 21 का फ़र्क जान लीजिए। दूसरी जी। बात, पाटलिपुत्र मगध में आप पाएँगे कि यहाँ पे जमुई, औरंगाबाद, आपका जहानाबाद, ये सारे इलाके आते हैं जहाँ पे शुरू से, और गया, एलजेपी स्ट्रांग रही है। एलजेपी से जमुई से खुद चिराग पासवान पहले चुनाव लड़ते थे। जी। पिछले 19 के चुनाव की बात कर लें या 14 के चुनाव की बात कर लें, तो पिछले बार एलजेपी ने जेडीयू के अगेंस्ट ही उम्मीदवार खड़े किए थे और उनको 33 सीटों के ऊपर डेंट किया था जदयू। जी। तो इस बार तो 7 में है, तो जी। आप सडनली देख पा रहे हैं, और उसमें 33 में से बड़ी नंबर ऑफ सीटें जो है करीब-करीब 15 के आसपास इसी मगध और पाटलिपुत्र क्षेत्र में आती हैं। तो इस बार वो आप देख पा रहे हैं कि एनडीए यानी जदयू की सीटें बढ़ रही हैं, ये फ़र्क है। पिछली बार जी। जदयू को केवल 43 सीटें मिली थी और बीजेपी को 74 सीट मिली थी, यानी बड़ा साइज़ेबल डिफरेंस था इन्हीं 33 सीटों के चलते। नहीं तो पिछली बार भी यदि ये साथ में होते थे पिछली बार, तो करीब-करीब दोनों की सीटें आस-पास ही आती थी। पर भोजपुर क्षेत्र में फिर क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पर भी पिछली बार जो भोजपुर में भी जब आप देखते हैं कि सिवान, सारण, गोपालगंज, ये आरजेडी के शुरू से गढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जैसे ही मैं खुद भी गया हूँ, जैसे ही एलजेपी साथ में आ जाती है, तो पासवान वोट जो होते हैं खासकर, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, एनडीए की तरफ आ जाते हैं, और सडनली आप देख पा रहे हैं कि लीड बढ़ जाती है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि पासवान वोट आने से मगध में भी और भोजपुर में भी फ़ायदा दिख रहा है और ये भी एक एनडीए को फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन बस आखिरी सवाल है मेरा ये माना जा रहा था कि इस बार सबसे कमज़ोर कड़ी एलजेपी साबित होगी और उधर कांग्रेस होगी। तो आपके हिसाब से कांग्रेस को भी सीटें आ रही है 17 से 21 और एलजेपी को भी 12 से 15 सीटें आ रही है मेरे ख्याल से। तो ये दोनों अच्छा कर रहे हैं। मतलब ख़ास करके कांग्रेस के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के बारे में माना जा रहा था कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा इस बार। नहीं, देखिए, जो भी मानते हैं प्रदर्शन, वो पिछले परफॉर्मेंस को देख के ही मानते हैं। पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन था,
अब आप उसको फिर भी आप अच्छा कह रहे हैं सीटों के लिहाज से, तो फिर आपको उसको ऐसे देखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है 61 सीटों पे चुनाव है और हमारे पोल में कांग्रेस पार्टी को 17 से यदि 21 मिलती है, अच्छा चलो हायर रेंज भी मान लें, तो जी 61 से 21 तो जी 1/3 ना जी 33% जी मिल रही है। तो उस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। रही बात एलजेपी की, अब एलजेपी की तो पिछली बार 1 सीट आई थी। अब 1 सीट 27 सीटों पे चुनाव गठबंधन में लड़ रहे हैं, पहले अलग लड़ा था। तो जी नेचुरली है कि जब वो 28 पे लड़ना था, एक चीज़ उनकी कैंसल हो गई तो 27 पे लड़ रहे हैं। तो अब 27 में से यदि एलजेपी को 11 से 16 आ रही है, तो उसी रेशो में आ रही है जिस रेशो में बाकियों को आ रही है गठबंधन के तहत। कांग्रेस नहीं ने प्रदीप जी मेरा आशा ये था कि लोगों को लग रहा था कि इस बार कांग्रेस सिंगल डिजिट में भी नहीं जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा प्रदर्शन, ये कोई कतई अच्छा प्रदर्शन नहीं है। हाँ, उस लिहाज से मैं वापस यही तो कह रहा हूँ कि लोग जो राय बनाते हैं, जो पृष्ठभूमि है और जो पृष्ठभूमि में भी हिस्ट्री सामने होती है, उसको देख के राय बनाते हैं। वैसा तो नहीं है इस बार कांग्रेस। अब लोकसभा को भी देख ली तो बहुत इम्प्रूव होगी लोकसभा में भी तो कांग्रेस। जी पिछली लोकसभा बिहार की ही बात करें तो और इस बार बिहार की बात करें तो ये तो हर चुनाव एक अपने आप में अलग होता है। किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके कभी भी नहीं देखा जा सकता। हर समय चुनाव पृष्ठभूमि और समीकरण अलग-अलग होते हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स अलग होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं, व्यवस्थाएँ अलग होती हैं, उसके हिसाब से वोट पड़ते हैं और उसी हिसाब से जीत और हार होती है। हमारे पोल की बात करें कि मिड और हायर रेंज के बीच में जाएगा, एनडीए के लिए यदि मिड रेंज की बात करें तो करीब 130 होता है, तो जी 130-140 हायर रेंज होती है जी और लोअर रेंज की बात करें तो वो 121 से लेके 130 तक की है, उसकी संभावना 5 से 10% है। ओके कटने का मतलब होता है जो अभी आगे वो कोई और दूसरा आगे आ जाएगा और ये पीछे चले जाएगा। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि जो रेंज दी गई है 121 से 141 की, तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की कि 130 से 140 की रेंज में एनडीए रह सकता है और लोग अपने-अपने इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, लेकिन ये अगर इस एग्ज़िट पोल को पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा संभावना इस बात की है कि एनडीए कल सरकार बना लेगा। प्रदीप जी, इस बातचीत के लिए जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।